जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का। सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिला है। आज हम एजुकेशन के थर्ड यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है सामाजिक श्रेणी के रूप में जेंडर और स्कूल एवं समाज की समाजीकरण। जी हाँ, इस चैप्टर ये काफ़ी आसान है, 15 से 20 मिनट में ये चैप्टर हो जाएगा। आज हम बात करते हैं जेंडर और समाजीकरण की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो शब्दों पे फोकस करना है, सिर्फ इन दो शब्दों का अर्थ को अच्छी तरह जानना है। अगर ये हमने जान लिया तो ये आने वाले 2 से 3 चैप्टर आपके काफ़ी आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है जेंडर की, और उसी के साथ साथ हमें बात करनी है लिंग की। जी हाँ, जेंडर और लिंग। अगर हम बात करते हैं लिंग की, तो लिंग क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जो एक लिंग होता है वह कुदरती है, अर्थात स्त्री तथा पुरुष में यह कुदरती रूप से पाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है पुरुष तथा महिलाओं के बीच में जो शारीरिक रूप में अंतर होता है उसकी, तथा ये एक जैविक प्रक्रिया है। जी हाँ, स्त्री और पुरुष, क्या वो भारत की हो, क्या वो अमेरिका की हो, क्या वो नेपाल की हो, भूटान की हो, कनाडा की हो, विश्व में कहीं पे भी अगर स्त्री और पुरुष है तो वो एक जैविक प्रक्रिया है, उनमें एक समानता पाई जाती है। इसी के साथ साथ जनांग दर्शाता है स्त्री और पुरुष में जो अंतर है उनके शारीरिक बनावट के रूप में उनको अलग किया गया है। समाज में 2 ही प्रकार के हैं, स्त्री तथा पुरुष। इसी के साथ साथ ये एक सार्वभौमिक है और ये सभी एक समान है। विश्व में सभी पुरुष एक समान पाए जाएंगे, विश्व में सभी स्त्रियां एक समान पाई जाएगी शारीरिक रूप से। उसी के आधार पे जब स्त्री और पुरुष को उनके शारीरिक रूप के आधार पे अलग किया जाता है तो वो लिंग के आधार पे उनका वर्गीकरण, या फिर लिंग के आधार पे उनको अलग किया जाता है, या फिर लिंग के आधार पे उनको स्त्री तथा पुरुष का दर्जा उनको दिया जाता है। इसी के साथ साथ है, अगर हम लिंग के आधार पे स्त्री पुरुष की पहचान करते हैं तो इसमें हम ये भी पाते हैं कि अगर कोई पुरुष पैदा होता है या कोई बच्चा पैदा होता है और उसका इंटरेस्ट स्त्री में होता है कि भाई वो ये है चाहता है कि भाई उसका शरीर स्त्री रूपी हो जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए जटिल चिकित्सक हस्तक्षेप के बिना बदला नहीं जा सकता। इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, अगर कोई बालक पैदा होता है और वो अपना ऑपरेशन करा के बालिका में कन्वर्ट होना चाहता है तो ये सिर्फ और सिर्फ जटिल प्रक्रिया है जो कि चिकित्सा के द्वारा, हॉस्पिटलाइजेशन के द्वारा ही संभव की जा सकती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी एक स्त्री पुरुष में कन्वर्ट हो सकती है, शर्त यह है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना होगा, और बिना साइंस की मदद के ये संभव नहीं हो सकता। जैसे आज के टाइम में हमने देखा है कुछ स्त्रियां हैं जो कि पुरुष बन जाते हैं, और कुछ ऐसे पुरुष हैं जो कि स्त्रियों में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लिंग और जेंडर में अंतर क्या है, तो शायद अब आपको ये पता हुआ कि लिंग किसे कहा जाता है। लिंग एक कुदरती प्रक्रिया है जो कि जैविक प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें जनांग दर्शाया जाता है, जो कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और यही है। अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर बेसिकली क्या होता है? जेंडर होता है सामाजिक सांस्कृतिक की सोच। जी हाँ, जेंडर होता है सामाजिक और सांस्कृतिक के द्वारा जेंडर शब्द की उत्पत्ति की गई है। लिंग शब्द की उत्पत्ति जैविक है, और जो जेंडर शब्द की उत्पत्ति है वो हम समाज ने खुद ब खुद की गई है अपनी संस्कृतियों के द्वारा। अभी आपको बस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्त्री और पुरुषों के गुणों के आधार पे उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ,
जैसे स्त्री तथा पुरुष के गुण, जैसे जो पुरुष है, जो मर्दाना होता है, उसके क्या 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 कार्य होते हैं और स्त्री के क्या क्या कार्य होते हैं। तथा हम कह सकते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष के गुणों के अध्ययन पे, उनके कार्यों के अध्ययन पे, उनकी योग्यता के अध्ययन पे उनको जेंडर में परिवर्तित किया जाता है। अभी आपको समझ में आ जाता है। जैसे समय समय पे ये बदलता रहता है, समय समय पे जेंडर चेंज होता रहता है, और जेंडर में जो बदलाव आता है ये परिवार के द्वारा आता है और संस्कृति के द्वारा आता है। यहाँ पे मैं आपको ये शब्द क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कुछ इंसान होते हैं जो अपनी पुत्री को पुरुष रूप में मानते हैं। उनका मानना है कि भाई मेरी जो पुत्री है वो पुत्री ना होके पुरुष है, क्योंकि आज तक उसने जितने भी ऐसे कार्य करे हैं वो एक पुरुष ही वही कार्य कर सकता है। जैसे अपने माँ बाप का सहारा बनना, अपने माँ बाप की हेल्प करना, इसी के साथ साथ ऐसे वो सभी कार्य जो एक पुरुष करता है, जैसे कि मोटरसाइकिल को मतलब चलाना, जिम में एक्सरसाइज करना, खेल प्रतियोगिता में भाग भी लेना। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। तो जो जेंडर है ना, जेंडर में स्त्री पुरुषों के कार्यों के अनुसार उनमें वर्गीकृत किया जाता है। और जो लिंग है यह एक कुदरती, एक जैविक प्रक्रिया है जो कि कुदरत रूप से दी जाती है। हम किसी के जेंडर को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि अपने आप को वो जो कि स्त्रियों वाली हरकतें करते हैं, तो हम उनकी काउंसलिंग करके हम उस पुरुष को वाकई में ही पुरुष वाले जो कार्य होते हैं वैसे करवा सकते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप को पुरुष समझती है और वो पुरुष रूपी कार्य भी करती हैं। तो ऐसी महिलाओं की काउंसलिंग के द्वारा उनको एहसास कराया जा सकता है कि आप स्त्री हो। तो जो जेंडर होता है ना, वो सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा को प्रकट करता है। शायद अब आपका जो इसमें कंफ्यूजन थी थोड़ी वो समझ में आ गई। अभी 5 मिनट में और अच्छी तरह आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जेंडर समाजीकरण क्या होती है। भाई जेंडर समाजीकरण ये कैसे पैदा होती है? ये समाज की प्रथाओं के द्वारा पैदा होती है, ये सांस्कृतिक प्रथाओं के द्वारा पैदा होती है, ये लड़के और लड़की के विषय में मान्यताओं के द्वारा पैदा होती है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जेंडर समाजीकरण कैसे पैदा होती है? भाई सामाजिक प्रथा है कि अगर मेरा पुत्र होगा तो मैं उसके लिए हवन कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, जो समाज में प्रचलित होता है। आपने देखा होगा समाज में अगर किसी के पुत्र पैदा होता है तो वो उसकी छठी करता है, उसके लिए कुछ पार्टियां आयोजित करता है। परंतु अगर उसके घर में कन्या पैदा होती है तो वो इतने खुश नहीं होती। ये मैं कुछ परिवारों की सोच बता रहा हूँ। सामाजिक प्रथाएं हैं कि भाई अगर पुत्र है तो वो पिता का सहारा होगा। सामाजिक प्रथा है कि स्त्री है तो स्त्री तो पराया धन होती है। सामाजिक प्रथा है कि समाज के जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पुरुष के द्वारा ही लिए जाते हैं। सामाजिक प्रथा है कि भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पे समाज के और परिवार के जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह पिता के द्वारा लिए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में ये प्रथाएं हैं कि पिता की संपत्ति पे अधिकार उसके पुत्र का ही होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक प्रथाओं की, तो आपने देखा होगा या आपने कभी सुना होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब सपोज करते हैं कि उदाहरण के लिए जब एक बच्चा अगर रोता है और उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो रोना शुरू कर देता है, तो उसकी माता उससे ये बोलती है, अरे बच्चा चुप हो जा, आप तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, आप तो मेरे स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, तो बॉय ऐसे नहीं रोते, लड़के ऐसे नहीं रोते। अर्थात यहाँ पे एक माँ के द्वारा क्या बताने की कोशिश की गई है? उस माँ के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लड़के हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़के जल्दी नहीं रोते।
आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक भाव बताने की कोशिश की गई है कि उस बच्चे को शुरू से ये सिखाया जाता है कि जो पुरुष होता है वो स्ट्रांग होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और जो लड़कियां हैं वो कोमल होती है, वो शारीरिक रूप से कमजोर होती है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि जो गर्ल्स होती है वो हर छोटे मोटे कामों पे, परेशानी पे रोना शुरू कर देती है ना। इसी प्रकार से जब कोई बच्चा रोता है तो उसके फादर उसको ये बोलते हैं, हट तू तो लड़कियों की तरह रो रहा है। आपने सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये एक सांस्कृतिक प्रथाएं हैं कि शुरू से ही माँ बाप के द्वारा समाज में लड़के लड़कियों के अंतर को किया जाता है। शुरू में अगर कोई भी लड़का, जो छोटा बच्चा होता है, अगर वो जो गर्ल्स की पसंद के जो कपड़े होते हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होता है तो वो कहते हैं हट ये तो गर्ल्स के कलर हैं या फिर गर्ल्स के, ये नहीं, आप ये पहनो, आप शेर वाले कपड़े पहनो, शेर की ड्रेस वाले कपड़े पहनो। तो इस प्रकार की संस्कृतियों में ये भी बताया हुआ है कि हमारे समाज में पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में जो एक बालक है उसके लिए विशेष प्रकार का आयोजन किया जाता है, विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी के साथ साथ लड़के और लड़के के विषय में मान्यता, लड़के के विषय में मान्यता है कि ये आगे हमारी पीढ़ी को चलाएगा। लड़के के विषय में यह मान्यता है यही मेरी संपत्ति का वारिस होएगा। लड़के के विषय में यह मान्यता है कि यही हमें हमारे बुढ़ापे में सहारा प्रदान करेगा। और लड़की के विषय में यह मान्यता ये तो पराया धन है। लड़की के विषय में यह मान्यता है भाई ये तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। लड़की के विषय में यह मान्यता है ये तो हमारे ऊपर एक प्रकार का कर्जा है। और लड़के के विषय में इसीलिए समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़के को अच्छी शिक्षा देते हैं लेकिन लड़की को शिक्षा नहीं देते। इनके मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है। बहुत सिंपल चैप्टर है। अब हम बात करते हैं आगे की। भाई इसमें बताया गया है जेंडर समाजीकरण की एजेंसियां। भाई समाज में ऐसी कौन कौन सी एजेंसियां या फिर संगठन है जिसने जेंडर को प्रभावित करा है। भाई सबसे पहले आता है परिवार, क्योंकि परिवार के द्वारा ही किसी बालक को ये पता चलता है कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, अर्थात बेटा क्या है और बेटी क्या है। उसके बाद आता है मीडिया, उसके बाद आता है स्कूल, उसके बाद आता है उसके फ्रेंड्स, साथी। अगर हम जेंडर समाजीकरण की संस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है परिवार, क्योंकि परिवार में माता पिता ही अपने बच्चे को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप तो पुरुष हो, आप तो लड़के हो, तो आप लड़के जैसी हरकतें करो, लड़की की तरह मत रहो, या फिर आप खिलौने ले रहे हो उसमें आप बंदूकों को, गाड़ियों को, इन सभी उपकरणों वाले खिलौने को ले। जो गुड्डा गुड़िया होते हैं वो तो लड़कियां खिलौने लेती हैं। तो यहाँ पे परिवार के द्वारा ही छोटे से बच्चे को उसमें ये सब भरने की कोशिश की जाती है कि समाज में जेंडर किस प्रकार से विद्यमान है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बच्चे का व्यक्तिगत परिचय कराया जाता है। व्यक्तिगत परिचय कैसे कि भाई आप लड़के हो तो लड़कों की तरह आपको बिहेवियर करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथ उनका संज्ञानात्मक, उनका कौशल में वृद्धि की जाती है कि अगर वो बच्चे गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो खिलौने वाली होते हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि भाई आप बॉयज़ हो, आपकी ये वाले खिलौने, अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स वाले खिलौने कुछ और होते हैं। तो उनकी समझ में शुरू से यही डाल दिया जाता है कि आप अगर मान लो अगर लड़का अगर कुछ बनना चाहता है तो उनको ये बोला भाई तू आर्मी में जा, पुलिस में जा, इन सब चीज़ों में जा। लेकिन अगर लड़की ये बोलती है मैं तो आर्मी में जाऊंगी तो समाज उसे बोलता है नहीं, आर्मी में नहीं जाता, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आप ये सारे कार्य ही करो। तो यहाँ पे परिवार के द्वारा ही उनकी व्यक्तिगत पहचानों को बताया जाता है और उनके संज्ञानात्मक कौशल को दर्शाया जाता है। इन्हीं के साथ साथ ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो अगर छोटा बच्चा है तो उसको उन्हीं बच्चों के साथ खेलने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन जो लड़की है तो उनको टाइम पे अपने घर पे अंदर बुला लिया जाता है, लेकिन जो बॉयज होता है वो खेलता रहता है।
इसी के साथ साथ परिवार में वर्ग और जाति और संस्कृति के आधार पे भी जेंडर का वर्गीकरण किया जाता है कि भाई हम किस वर्ग के हैं, कि और परिवार में ही बच्चों को बताया जाता है हमारा वर्ग क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्या है। तो ये परिवार के द्वारा बताया जाता है। इसके बाद रोल आता है मीडिया का। भाई मीडिया में जैसे न्यूज़ है, टीवी है, चलचित्र है, मूवीज़ हो गए, इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया। अब आप लोग देखोगे कि जो लड़कियां होती हैं ना, तो वो लड़कियां जो छोटी बच्ची होती हैं वो यूट्यूब पे मतलब गुड्डे गुड़िया की और मतलब गर्ल्स वाली एक्टिविटीज़ देखना पसंद करती है। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़े शैतान होते हैं और वो भूत वाली, इन शैतानों वाली, फाइट वाली एक्टिविटी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मीडिया के थ्रू भी इनको अट्रैक्शन मिलती है और ये अपनी वैसी चीज़ें ही देखना पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल की, मतलब विद्यालय की। तो विद्यालयों में भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से बच्चा जब पैदा होने के बाद परिवार से और उसके फ्रेंड तक जब वो बड़ा होता है तो समाज उसको हर एक कदम पे जेंडर समाजीकरण सिखाने की बात करता है कि तू तो लड़का है, तू ऐसे काम कर, तू तो लड़की है, तू तो ऐसे काम कर। ठीक है। और स्कूल में भी शिक्षक जो हमारे टीचर होते हैं वो भी हमें इसी प्रकार की ट्रेनिंग और शिक्षा वह भी देते हैं। उनका मानना होता है जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खेल कूद में, मतलब जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए ज़्यादा खेल कूद वाली प्रतियोगिता और जो मतलब ज़्यादा जिसमें शारीरिक बल का यूज़ होता है वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मतलब अप्रोच करते हैं। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनको इस प्रतियोगिता से दूर रखा जाता है। इसी प्रकार से देखा जाता है कि स्कूल में जो सिटिंग होती है गर्ल्स को गर्ल्स के साथ ही बिठाया जाता है, उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनके साथ जो मतलब टीचर्स होते हैं वो थोड़े अध्यापक जो होते हैं वो गर्ल्स से हट के दूसरे प्रकार का व्यवहार बॉयज़ के साथ शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ हमने आगे देखा जो गर्ल्स होती है ना वो अक्सर गर्ल्स के साथ ही बैठती हैं और उनके स्कूलों में गर्ल्स के साथ ही बिठाया जाता है, बॉयज़ को बिठाया जाता है बॉयज़ के साथ। और अक्सर जब वो अपने साथियों को चुनती है तो देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती है वो अपने जो उनके फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स ही होती है और जो बॉयज़ होता है बॉयज़ के फ्रेंड सर्कल में बॉयज़ों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे शुरू से ही ऐसी प्रवृत्तियों को देखने को मिली है। अगर गर्ल्स के बीच में कुछ अगर बॉयज़ के बीच में कुछ गर्ल्स आ जाती है तो प्रिंसिपल टीचर्स उन्हें फ़ौरन अब बोलते हैं कि आप अपने रूम में जाओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें ही हैं। सामाजिक शारीरिक रूप से जो भेदभाव है, शारीरिक रूप से भेदभाव को हम लिंग के आधार पे मतलब परिभाषित करते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से भेदभाव है उसको हम जेंडर के आधार पे परिभाषित करते हैं। अब आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय परिवारों और जेंडर समाजीकरण, इसमें क्या है वही पॉइंट है जो ऊपर थे, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। जैसे परिवारों में भी बच्चे को शुरू से ही माँ के द्वारा पिता, यहाँ पे एक वो था, माँ के द्वारा पिता के द्वारा बच्चे में ये एहसास कराया जाता है कि आप पुरुष हो तो आप पुरुष वाले कार्य करो, पुरुष वालों की तरह व्यवहार करो। अर्थात अगर बेटी है तो उनको शुरू से ही उनको घरेलू कार्य में दिलचस्पी लेना या घरेलू कार्यों को सिखाया जाता है। जो बेटा है तो उनको बाहर की एक्टिविटियों में ज़्यादा मतलब संकलित किया जाता है। इसी के प्रकार से पिता के द्वारा भी पुत्र को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, बेटी को कम सपोर्ट किया जाता है। ये
मानसिक सोच को प्रकट करता है। इसी के साथ साथ जन्म के आधार पे भी भाई समाज ये सोचता है कि अगर बेटे का जन्म हुआ तो हम धूमधाम से पार्टी करेंगे, हमारा जो पीढ़ी चलाने वाला अब आगे आया है हम उसके लिए ये सब करेंगे। लेकिन जब एक बेटी पैदा होती है तो माता पिता इतने खुश नहीं होते। उनका मानना होता है कि भाई हमारे ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जिम्मेवारी आ जाएगी, अब हमें पूरी उम्र झुक के ही चलना पड़ेगा। तो ये एक मानसिक सोच है जो कि परिवार वालों के द्वारा, समाज के द्वारा, संस्कृतियों के द्वारा समाज में इस हद तक पनप चुकी है कि इनको निकालने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ है भूमि का आवंटन। भूमि का आवंटन में है यही बोला हुआ है कि भाई एक जो पिता होता है वो अपने पुत्र से यही अपेक्षा करता है कि भाई उसका पुत्र आगे बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, रोजगार ला के देगा और घर को चलाएगा। स्त्रियां क्या है, स्त्रियां तो दूसरे घर का धन है, पराया धन है, वो तो एक दिन शादी करके चली जाएगी। इसलिए जो पिता होता है वो शुरू से ही पुत्र की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है, पुत्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, स्त्रियों के ऊपर नहीं देता। इसी के साथ साथ है जेंडर दृष्टिकोण। इसमें यही बताया हुआ है कि भाई किस प्रकार से, जैसे बेटे को बोलते हैं जा बिजली का बिल भर के आ जा मार्केट से ये सामान परचेज करके आ जा, या मुझे वहाँ तक मोटरसाइकिल पे छोड़ना, इत्यादि इत्यादि, जो कि वाय संबंधी कार्य हैं। बेटी को शुरू से ही घरेलू कार्यों को सिखाने की कोशिश की जाती है, खाना बनाने की, बर्तन मांजने की, साफ सफाई करने की इत्यादि। तो अब आपको समझ में आ गया है। इसके साथ साथ है जेंडर संबंध पितृसत्ता। भाई जेंडर संबंध पितृसत्ता में अभी मैंने आपको बताया कि पितृसत्ता का अर्थ है एक ऐसी विचारधारा जिसमें समाज की एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पर पुत्र को, या फिर जहाँ पे पिता को, या फिर जहाँ पे पुरुष का ज़्यादा वर्चस्व है, उनकी ज़्यादा शक्ति है। समाज में जो भी निर्णय लेने का डिसीजन होगा वो पुरुष प्रधान होगा, घर का मुखिया प्रधान होगा, समाज का मुखिया प्रधान होगा, परिवार का मुखिया प्रधान होगा। परिवार में निर्णय लेने की शक्ति ही पुरुष के हाथ में होगी। अर्थात यहाँ बताने की कोशिश की गई है, क्या वो समाज का निर्णय लेना हो, या वो घर का निर्णय लेना हो, या फिर वो परिवार का शासक, एक पुरुष ही हो सकता है, क्योंकि स्त्री को शासक के रूप में दर्शाया नहीं गया। इसलिए भारत एक पितृसत्तात्मक मुल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पिता के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका जो निर्णय होता है वो पुत्र को ही लेना होता है। इसी के साथ साथ जेंडर भूमिकाओं में वही सब चीज़ें हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा कार्य है आप खुद पुरुष होके करते हो, जैसे खाना बनाना, जैसे घर की सफाई, जैसे बर्तन धोना, जैसे मोटर बाइक सवारी, जैसे पाइपलाइन का कार्य। इसी के प्रकार से अनेकों कार्य ऐसे हैं। जेंडर भूमिका, भाई खाने बनाने का, जैसे आपके घर में भी आप हो तो अगर आप पुरुष हो तो आपकी माता या आपके पिताजी माताजी आपको बोलते हैं भाई जाके चाय बना के लिया, आप बोलते हो मैं क्यों लाऊं, मैं लड़की तो थोड़ी ना हूँ, ये काम मेरी बहन को बोलो, है ना। तो आपकी मम्मी और आपके पापा भी ये वाले जो काम होते हैं ये ज़्यादातर गर्ल्स को बोलते हैं। अगर उसमें है ही एक, मतलब पुरुष ही है, तो फिर तो हमें ही करने होंगे। और अगर बात मेरी की जाए तो भाई मैं ये सारे काम ही करता हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली वो नहीं है बात। तो खाना बनाना, घर की सफाई, बर्तन धोना, मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से कार्यों को जेंडर के आधार पे बांट दिया गया है। जेंडर आधारित कार्य, जो जेंडर होता है ना वो आपके कार्यों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप अगर बर्तन मांज रहे हो या खाना बना रहे हो या फिर घर की सफाई कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा ये तो लड़कियों वाले काम कर रहा है। अगर आप मिलिट्री में जा रहे हो, मोटरसाइकिल को चला रहे हो, या आप लड़के वाले, अगर कोई लड़की हो के ये सारे काम कर रही है जो कि बॉयज़ की हैं, तो ये बोला जाएगा भाई ये देखो ये तो मर्दाना काम कर रही है। तो उसी को ही जेंडर के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे इसी प्रकार के साथ साथ है बोलना,
कपड़े पहनना, व्यवहार करना। जी हाँ, अगर कोई लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है, लड़की की तरह शर्मा के बोलता है, हर चीज़ में काफ़ी शाय होता है, तो या फिर उन्हीं के ही कपड़े पहनना पसंद करता है जो कि गर्ल्स के होते हैं, इसी प्रकार से उन्हीं की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो ये सारी की सारी प्रतिक्रिया जेंडर भूमिका में आ जाती है। इसी के प्रकार से कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो लड़कों के की तरह अपने आप को दिखाना चाहती है, लड़कों के कपड़े पहनने की कोशिश करती हैं, उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल करने की कोशिश करती है, उन्हीं की तरह व्यवहार करने की कोशिश करती है। ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन व्यवहार, आपके बिहेवियर पे। बस ख़त्म हो गया, बस 2-4 मिनट हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आसान है ये तो, मतलब क्या ही पढ़ाना था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंडों तक उन तक पहुँचे जो कि अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। लाइक का तो पता नहीं आप करोगे ना, शेयर भी का भी नहीं पता, और सब्सक्राइब का तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ की नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से आप हमारे टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हो। शौर्य क्लासेस आप वहाँ पे जब सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो और हमारी वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हो। अदरवाइज ये तो ऑप्शन है ये यूट्यूब का, यहाँ पे तो हम जुड़ ही सकते हैं, बट आपसे शिकायत है, कमेंट नहीं आते आपके। चलो, जेंडर संबंधी रूढ़ियाँ। अब भाई रूढ़ियाँ क्या होती है? रूढ़ियाँ ऐसी विचारधारा होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से पुराने समय से चलती हुई आ रही है, जो कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के अंतर हैं। पुरानी जेंडर संबंधी रूढ़ियाँ में ये है कि भाई जब लड़की बड़ी हो जाती है तो मम्मी पापा को डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई मेरी बिटिया अभी बाहर है, 7 बज चुके, अब तक नहीं आई। इसीलिए जो माता पिता हमेशा डर की जिंदगी में रहते हैं कि कन्या है, कभी समाज में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। इसीलिए जब अगर कोई कन्या, या सिंपल सी बात है, उदाहरण, अगर आप पुरुष हो और आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में से रात के 10, 11, 12 बजे तक आप आ सकते हो, आपके माता पिता आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कन्या हो और आप 12-1 बजे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से आते हो तो शायद आपके ऊपर उंगलियां उठ सकती हैं, अभी तक कहाँ थी, किस फ्रेंड के साथ थी, एक्सेट्रा। ये हमारी रूढ़िवादी सोच है, पुरानी परंपराएं जो समाज ने विकसित की हुई है। क्या है? डर, असुरक्षा, कि भाई समाज इस टाइम, आपने सुना होगा कि भाई ये एरिया तो गर्ल्स के लिए सुरक्षित नहीं है, या रात के टाइम पे गर्ल्स यहाँ सुरक्षित नहीं है। रात के टाइम क्या मतलब, सुबह भी सुरक्षित नहीं है। सामाजिक सोच है ये। इसके साथ साथ कार्य हैं कि भाई ये तो बॉयज़ के कार्य हैं, ये तो गर्ल्स के कार्य हैं, जैसे कपड़े धोना। इसी के साथ साथ हैं रंगों के साथ कपड़ों की पहचान करना। अक्सर देखा गया है कि गर्ल्स के जो कपड़े होते हैं वो पिंक कलर के, स्काई ब्लू कलर के होते हैं। जो मैं नहीं कह रहा, ये जो रूढ़िवादी सोच है वो ये सब बोल रही है। इसी के साथ साथ है व्यवहार और व्यवसाय को चुनना। भाई कि अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हो, एरोप्लेन को चलाना चाहते हो, या शिप को चलाना चाहते हो, या ऐसी वो कार्य हैं जिसमें शारीरिक बल अधिक आवश्यक होता है, तो कहा जाता है वो सारे पुरुष संबंधी कार्य हैं। इसी के साथ साथ स्कूलों में भी शुरू से ये बताया जाता है, किताबों में भी ये सब बताया जाता है। और इसके बाद है जेंडर पहचान। हमें पता कैसे चलता है कि अगर कोई बॉय पैदा हुआ है और वो गर्ल्स बनने की कगार, मतलब गर्ल्स जैसी फीलिंग, गर्ल्स जैसे व्यवहार वो करता है, ये हमें कैसे पता चलता है? जेंडर की पहचान कैसे की जाती है? उनके व्यक्तिगत भावना से, कि भाई उनके अंतर्गत व्यक्तिगत भावना कैसी है, उनकी सामाजिक पहचान से। भाई सामाजिक पहचान में तो वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं। व्यक्तिगत भावना कि उनके अंदर गर्ल्स के लिए क्या भावना है, बॉयज़ के लिए क्या भावना है, अपने लिए कैसी भावना है, कि वो अपने आप को क्या मानते हैं,
अगर कोई बॉय है परंतु वो यह मानता है नहीं मैं तो गर्ल्स बनना पसंद करता हूँ, तो वह व्यक्तिगत भावना है, उनका व्यवहार कैसा है समाज के लिए, तो ये जेंडर की पहचान है। आसपास आपके आसपास भी ऐसे समाज में बहुत सारे इंसान हैं जो कि ऐसे हम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जेंडर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। भाई एक शिक्षा शास्त्री है, आपने सुना होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। उनका मानना है कि जब तक बच्चा 3 साल तक का नहीं हो जाता तब तक हम पहचान नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो 3 साल पार कर लेता है हम गर्ल्स की और बॉयज़ की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो पेंटिंग करने की कोशिश करती हैं, डॉल के साथ खेलने की कोशिश करती है, गुड्डे गुड़िया के साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन जो बॉय है ना वो बंदूक, रेसिंग कार इन सब ऊट पटांग चीज़ों से खेलने की कोशिश करते हैं। शायद आप समझ गए हो। इसके साथ ही साथ जेंडर स्कीमा सिद्धांत में ये बताया गया है कि अगर कोई लड़का है और वो लड़की की तरह अपने आप को प्रदर्शित करता है, अपना व्यवहार करता है, तो उसको किसके माध्यम से, गाइड के माध्यम से उसको समझाया जा सकता है कि आप पुरुष हो, आप पुरुष की तरह व्यवहार करो। इसी प्रकार से कोई अगर गर्ल है तो उसको गाइड्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है। तो जेंडर स्कीमा सिद्धांत में ये बताया गया है कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का, गर्ल या बॉय है, तो वो उनकी पहचान के द्वारा गाइड के रूप में, मतलब गाइड के द्वारा उनकी पहचान को परिवर्तित किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।